हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो ग्लोबलाइजेशन पे है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम वैसे ही काम करेंगे जैसे हमने पिछले चैप्टर्स को कवर किया है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और आज का जो हमारा चैप्टर है ये ग्लोबलाइजेशन, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई आ ही जाती है, ठीक है। तो मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाई है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को समझिए। देखिए ग्लोबल जो आप वर्ड देख रहे हैं, एक तरीके से आपका वर्ड देख रहे हैं ग्लोबल, ये वाला जो वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब समझना है आपको। ग्लोबलाइजेशन जो कि चैप्टर का नाम है, पहले तो इसको हिंदी में मैं आपको लिख के दिखा दूं कि इसको हम कहते हैं वैश्वीकरण। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। और इसको और मैं तोड़ दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? ये विश्व का एकीकरण, ठीक है। विश्व का एकीकरण यानी कि संपूर्ण विश्व को जब आप जोड़ देते हो, क्या कर देते हो? जब आप संपूर्ण विश्व को आपस में जोड़ देते हो उसी को हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। अब जोड़ने का यहां पर मतलब क्या है? जोड़ने का मतलब ये है कि जब सभी देश आपस में जुड़ जाते हैं, मान लीजिए वो देश आपस में एक तरह से ट्रेड कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि उन देश में लोग जाकर के व्यापार कर रहे हैं, या फिर वो देश मिलकर के कोई संगठन बना रहे हैं। तो जो मैंने आपको ये 3 एग्जांपल दिए, ये क्या है? अलग अलग डायमेंशन वाली चीजें हैं, मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट है। एक तो आपका हो जाएगा इकोनॉमिकल, एक हो सकता है आपका पॉलिटिकल, और एक हो सकता है आपका कल्चरल। यानी कि 3 अलग अलग क्षेत्र हैं जिसके जरिए जो देश होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण या फिर विश्व का एकीकरण। जब सभी देश आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं अलग अलग डायमेंशन के जरिए, या फिर वो इकोनॉमिक रूप में जुड़े, या पॉलिटिकल रूप में, या फिर कल्चरल रूप में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर आपके पास जो फोन है या फिर आपके पास जो लैपटॉप है या जिस भी आप टीवी स्क्रीन पर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो भारत की कंपनी नहीं है तो वो कहाँ की कंपनी है? किसी दूसरे देश की कंपनी है। तो दूसरे देश की कंपनी आपके देश में कैसे आई, इसका अगर आप इंपैक्ट जानेंगे तो वो क्या है? वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया? इन सभी चीजों को आपस में जोड़ा। हर एक टेक्नोलॉजी को, हर एक नई चीज को, हर नए आविष्कार को क्या किया गया? सभी देशों में पहुंचाया गया। तो इस हिसाब से जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है? एक फिनोमिना है, या फिर मान लीजिए एक ऐसी घटना है। क्या है? एक घटना। और ये घटना कैसी हो सकती है? वो बहुआयामी हो सकती है। केवल ये नहीं है कि केवल ट्रेड के लिए ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, ऐसा नहीं है। आपका इकोनॉमिक रूप भी हो सकता है, पॉलिटिकल रूप भी हो सकता है, और कल्चरल रूप भी हो सकता है। यानी कि हम ट्रेड कर सकते हैं दूसरों के साथ, हम एक साथ मिलकर के संगठन बना सकते हैं, या फिर हमारा जो कल्चर है उनके पास पहुंच सकता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है आपका वो एक बहुआयामी घटना है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल। क्या है आपका? ये मल्टी डायमेंशनल क्या है? आपकी ये फिनोमिना है। यही है ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग, ठीक है। चलिए अगला क्या है आपका? अगला देखना है हमें इकोनॉमिक कंसिक्वेंस। इसमें देखिए मैंने आपको दिखाया कि ग्लोबलाइजेशन के 3 इंपैक्ट पड़ सकते हैं, या तो इकोनॉमिक रूप में पड़ेगा, और या तो आपका पॉलिटिकल रूप में पड़ेगा, और या तो कल्चरल रूप में पड़ेगा। इस चैप्टर में सारा कुछ इन्हीं सब चीजों पर डिपेंड है, इन्हीं 3 चीजों पर ही डिपेंड है। एक एक करके हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी देश पर इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या आते हैं ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। तो इकोनॉमिक का मतलब समझना है आपको जिसमें पैसे से जुड़ा हुआ कोई सामान हो। पैसे से जुड़े हुए मतलब या तो जॉब हो सकती है, तो व्यापार वगैरह हो सकता है। तो इकोनॉमिक कंसिक्वेंस होता है वो किसका? ग्लोबलाइजेशन का। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स में कि ग्लोबलाइजेशन का आपको इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बताना है। तो अगर आपसे वो प्रॉफिट पूछेगा तो ये पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, और लॉस पूछेगा तो ये पॉइंट्स डिफाइन करने हैं। अब चलिए प्रॉफिट जान लेते हैं कि अगर आपके देश में ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है तो प्रॉफिट में क्या क्या होगा भाई? कि आपके देश में ट्रेड बढ़ेगा, आपके देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, यानी कि आपके देश का जो व्यापार है दूसरे देशों से होगा। आपके देश में बाहर के जो देश की कंपनी है वो आएंगी। दूसरा क्या है कि आपके यहाँ पर नई नई इंडस्ट्रीज लगेंगी। एक तरीके से ऐसा देखा जाता है ना कि भारत में बहुत सारी बाहर की जो कंपनियां हैं वो आकर के अपनी इंडस्ट्रीज लगाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी होगी, मारुति सुजुकी हो गई, या फिर कोई बाइक की कंपनी हो गई, वो सब क्या है? नई इंडस्ट्रीज हैं। और ये इकोनॉमिक कंसिक्वेंस का एक प्रॉफिटेबल चीज है, क्योंकि आपके देश में एक नई इंडस्ट्री लगी तो उससे क्या आएगी? आपके यहाँ पर जॉब क्रिएट होगी। नई इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी अर्थव्यवस्था को ही तो फायदा होगा। तो ये इकोनॉमिक कंसिक्वेंस का एक प्रॉफिटेबल चीज है। दूसरा क्या आपका कि इसकी वजह से क्या होता है कि आपके यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेहतरीन तरीके की आती है। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा
आगे है कि क्या ही कहा जाए, एक तरीके से क्या ही कहने का मतलब खुद ही सोचिए कि आप मेरी वीडियो अपने पास फोन में देख पा रहे हैं, एक तरीके से आप टीवी पर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ें देख सकते हैं आप, जैसे कि वीडियो कॉल हम किसी को कर पाते हैं। और ये जो सब चीज़ें हैं ये क्या पहले के टाइम पर संभव थी? बिल्कुल भी नहीं थी। इन सभी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों ने मिलकर के बनाया और आज के टाइम पर सभी देशों के पास इसका एक्सेस है। तो ये क्यों हो पाया? ये इसीलिए हो पाया क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन है उस ग्लोबलाइजेशन ने सभी दुनिया को आपस में जोड़ा और उन टेक्नोलॉजी को उन देशों के साथ साझा किया। तो ये 3 हो गए आपके प्रॉफिट। अगली चीज आपकी लॉस। इससे लॉस भी है भाई। लॉस क्या है कि इससे क्या होता है कि जो वेल्थ गैप है ना वो बढ़ जाता है। वेल्थ गैप कैसे बढ़ेगा? देखिए, जो आपका यूएसए की एक कंपनी है, यूएसए की कंपनी क्या करती है, मान लीजिए कि वो अफ्रीका जाती है और साउथ अफ्रीका के देश में अपना व्यापार करती है। अब साउथ अफ्रीका के जब देश में वो व्यापार करेगी एक तरीके से, तो यहां पर क्या होगा ना कि जितना भी प्रॉफिट होगा, ज्यादातर प्रॉफिट किसको मिलेगा? यूएसए को मिलेगा। तो ये तो पहले से ही अमीर देश था और ये गरीब देश था। तो यहां पर क्या होगा कि इनके बीच की जो वेल्थ गैप है ना वो बढ़ती चली जाती है। तो एक ये इसका घाटा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो काफी प्रॉफिट में कमा जाती हैं और जो देश गरीब होता है वो पीछे का पीछे ही रह जाता है, क्योंकि उनको केवल पैसा पे करना है उन सर्विसेज का, और वो पैसा कहां जा रहा है? सीधा वो सीधा पैसा जा रहा है उन डेवलप्ड नेशन के पास। तो इकोनॉमिक कंसिक्वेंस का एक लॉस क्या है कि इसकी वजह से वेल्थ गैप बढ़ जाता है। दूसरा ये होता है कि अभी मैंने क्या बताया कि आपके देश में मारुति सुजुकी आई। क्या आई? आपके देश में मारुति सुजुकी की कंपनी आई। अब मान लीजिए कि इस कंपनी के पास फीचर बहुत बढ़िया थे बाइक के, कार के सॉरी, तो इसकी वजह से क्या होगा ना कि जो आपकी भारत की लोकल इंडस्ट्री है, लोकल कारें जो है उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है और उसकी वजह से वो चीजें खत्म हो सकती हैं। तो लोकल इंडस्ट्री क्या हो सकती है? आपकी डिक्लाइन हो सकती है। तीसरा क्या होता है इसका कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ती है इससे। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कैसे कि मान लीजिए आप ही के देश में बाहर की सारी कंपनियां व्यापार कर रही हैं और आपके देश में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कह सको कि ये हमारा है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि आप जो है इकोनॉमिकली क्या हो गए? उस देश पर डिपेंड हो गए हैं। आपको पता होगा आप जब आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें एक छोटा सा चम्मच मिलता है ना, उस चम्मच को भी हमारे देश में बाहर से मंगाया जाता है एक तरीके से। तो आप खुद सोचिए कि जो ग्लोबलाइजेशन है कितना ज्यादा इंपैक्ट डालता है सबके जीवन पर। तो वो जो चम्मच है वो क्या है दर्शा रहा है? वो आपकी डिपेंडेंसी दर्शा रहा है एक तरीके से कि आप उस चम्मच के लिए भी आप दूसरे देश में जा रहे हैं उस चीज को लाने के लिए, या फिर वो देश यहाँ पर व्यापार कर रहा है। खैर, ये हो गया आपका इकोनॉमिक कंसिक्वेंस का प्रॉफिटेबल और ये जगह आपका लॉस। अगला क्या है? अगला आपका देखना है पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। तो देखिए पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या होगा जब आपका राजनीतिक रूप में, कौन से रूप में? राजनीतिक रूप में कोई परिणाम पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। तो ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल कंसिक्वेंस में अगर प्रॉफिट में देखें तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि सभी देश आपस में जुड़ रहे हैं। आप सभी को पता है जैसे कि G8 की मीटिंग होती है। G8 की मीटिंग क्या है भाई? ये जो देश हैं इसके अंदर वो सभी मिलकर के किसी क्षेत्र विशेष पर काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए जो आपका यूएनओ है, यूएनओ भी क्या है? एक संगठन है। तो ये सब क्या है? एक पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस हैं जिसकी वजह से आप ये समझिए कि सभी देश आपस में मिल पा रहे हैं और सभी देशों का मिलना क्या कहलाएगा? आपका पॉलिटिकल कंसिक्वेंस ही तो कहलाएगा और ये इसका प्रॉफिटेबल चीज है। प्रॉफिट में क्यों? क्योंकि ये सभी देश मिलकर के उन क्षेत्र विशेष की चीजों को टैकल करेंगे। मान लीजिए आतंकवाद है, आतंकवाद को क्या कोई एक देश सॉल्व कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक संगठन की। और ये संगठन कैसे बनेंगे? जब आपके देश में पॉलिटिकल कंसिक्वेंस देखने को मिलेगा ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। दूसरा कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंस का प्रॉफिटेबल एक चीज ये भी होती है कि इससे क्या होता है कि पॉलिसी बनाने में काफी ज्यादा मतलब फायदा होता है। पॉलिसी का मतलब ये होता है ना कि सभी देश जब आपस में मिल जाते हैं तो कुछ नियम ऐसे बना दिए जाते हैं जो सबके ऊपर लागू होते हो। एक तो होता है कि भाई आप अपने देश के लोगों के लिए नियम बनाते हो, हर देश अपने अपने लोगों के लिए नियम बनाता है, लेकिन एक नियम ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो संपूर्ण विश्व के लोगों पर लागू होता हो। जैसे कि मान लीजिए जो ह्यूमन राइट्स वाली बात है, मानव अधिकारों की, तो किसी देश में मानव के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, वहां का जो नेता है वो मानव के अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा है, तो यहां पर ये जो पॉलिसीज बनाई जाएगी वो इसके ऊपर सीधा इंप्लीमेंट होंगी। उस देश पर दबाव डाला जाएगा कि भाई आपके देश में ह्यूमन राइट्स जो है वो सही से नहीं है, आपके यहाँ पर लोगों का शोषण हो रहा है, तो इस पर आप ध्यान दो, इनके ऊपर काम करो। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब कॉन्सिक्वेंस है इसका। लॉस के ऊपर देखें तो इसका लॉस सबसे बड़ा ये है कि इससे जो स्टेट की जो सवर्निटी होती है ना वो खतरे में पड़ जाती है। सवर्निटी का मतलब होता है संप्रभुता। क्या होता है? संप्रभुता। इसको समझने का मतलब समझिए कि
पॉलिटिकल कंसिक्वेंस में क्या होता है इसका लॉस, कि जो एक देश है वो देश ना अपने मन से फैसले नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर दूसरे देश भी दबाव डालने को आ गए हैं, जो कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंस का एक लॉस है आपका। क्योंकि आप अपना क्या कर रहे हो, आपने अपनी सवर्निटी खो दी है, मतलब आप सवर्ण हो बट फिर भी थोड़ा तो इंपैक्ट जैसे कि डालता है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल हमने क्या लिया कि उस देश ने ह्यूमन राइट्स को एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया। अब इसको लेकर के ये बॉडीज आई और इन्होंने बोला भाई कि आपको ऐसा नहीं कर सकते, इसमें चेंज करो। तो आप जब देख रहे हो कि आपके ऊपर दूसरा कोई दबाव डाल करके आपके फैसले बदल रहा है, तो आपकी सवर्निटी क्या हो रही है, वो खत्म हो रही है। तो एक इसका घाटा ये है। दूसरा क्या है कि जो गवर्नमेंट की जो पावर है ना, वो धीरे धीरे कम होती चली गई है। गवर्नमेंट की पावर, जो देश में एक सरकार होती है उसकी पावर कम होती चली गई है। जो भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो ज्यादा एक तरीके से इन देशों को चलाती हैं और अपने मन मुताबिक उनकी पॉलिसीज को उनको लागू करना पड़ जाता है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है एक तरीके से वो झुक जाती है और उनको वो चीज़ करनी पड़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए जो पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान ने एक व्यक्ति को फांसी दी थी जो कि भारत का था। तो यहाँ पर वो व्यक्ति जो था वो भारत का था और पाकिस्तान ने उसको फांसी दे दी। तो यहाँ पर भारत की तरफ से क्या हुआ, यहाँ पर बोला गया और उस देश ने पाकिस्तान पर क्या बोला, उस फांसी पर रोक लगवा दी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की पावर क्या हो गई, रिड्यूस हो गई ना। कौन सी गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से समझिए कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंस का फायदा तो है, साथ में लॉस भी है। ओके, अगला पॉइंट है आपका कल्चरल कंसिक्वेंसेस। कल्चरल कंसिक्वेंस क्या है, देखिए प्रॉफिट इसका सबसे बड़ा ये है कि आज के टाइम पर आपको काफी ज्यादा कल्चर एक्सचेंज करने को मिलता है। आपको पता ही है कि आज के टाइम पर के पॉप आप सुनते ही होंगे, कोरियन जो गाने, मतलब जो कोरियन जो बॉयज हैं वो काफी फेमस हैं, साउथ कोरिया वाले। तो ये क्या है, ये कल्चर एक्सचेंज ही तो है। इनके जैसे आज के बच्चे जो हैं कपड़े पहन रहे हैं, उनके जैसा सॉन्ग सुन रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप वेस्टर्नाइजेशन को देख रहे होंगे कि हम लोग मैकडी जा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। तो ये सब जो चीजें आप देख रहे हैं ये कल्चर ही तो है आपका, कि कल्चर जो है हमारा पूरा का पूरा एक्सचेंज हो गया। आप भाषा को भी उसी में काउंट कर सकते हैं। तो ये एक इसका प्रॉफिट है। दूसरा क्या है कि आपके पास ग्लोबल प्रोडक्ट आए हैं। ग्लोबल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि कल्चरल कॉन्सिक्वेंस का ग्लोबल प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई घड़ी है जो कि अमेरिका की बनती थी बट आपके यहां पर भी आ गई, तो आप उसको पहन रहे हैं। कपड़े हो गए जो कि दूसरे देश के लोग पहनते थे बट उस कल्चरल कॉन्सिक्वेंस की वजह से क्या हुआ कि आपके देश में भी वो चीज आ गई, तो आपको भी उसका एक्सेस मिल गया। तो ये इसका प्रॉफिटेबल एक तरीके से रिमार्क है। अगर हम लॉस की बात करें तो जिस तरीके से आपके देश में कल्चर आया और आपने उसको अडॉप्ट किया और पूरे तरीके से अडॉप्ट कर लिया, तो इससे आपने क्या देखा कि जो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी है ना, वो पूरे तरीके से क्या हो गई, खत्म हो गई। अब भारत के लोगों को देख लीजिए, भारत के जो लोग हैं वो भारत की वेशभूषा नहीं पहनते हैं और लगभग ऐसा हर जगह ही है, मतलब बहुत सारे देशों में है कि वो अपनी जो संस्कृति है उसको वो भूल चुके हैं। उनके जो कपड़े हैं जो पहले वो पहना करते थे, अब वो ना पहन करके दूसरे देशों के कपड़े पहनते हैं, उनके हिसाब का कल्चर अपनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी कल्चर की जो आइडेंटिटी है वो खतरे में है या फिर खत्म हो चुकी है। दूसरा लॉस क्या है कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण विश्व का जो कल्चर है वो एक जैसा ही हो गया है और आप ऐसा पाएंगे भी। आप अधिकतर अब देखिए कि जो भी टीवी शो आते हैं या फिर कोई मूवीज वगैरह आती है और मान लीजिए कि उसमें यूएसए की कोई मूवी है, तो आप वहां के जो कपड़े वगैरह देखते हैं ना, तो वो आपको अधिकतर आसपास के लोगों पे भी देखने को मिल जाएंगे। मतलब मोस्टली लोगों पे तो मिल ही जाएंगे कि वो ऐसे करके कपड़े पहन रहे हैं। तो ये क्या है कि आज के टाइम पर जो लोगों का जो कल्चर है वो कैसा हो गया है, वो एक समान सा हो गया है और इसी की वजह से क्या हुआ, आपकी जो कल्चर है आपका वो खत्म हो गया। तो ये भी क्या है आपका एक इसका लॉस है जो कि कल्चरल कंसिक्वेंसेस में आता है। ये तीनों हमने पढ़े, कल्चरल कंसिक्वेंसेस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, इन तीनों पर ही सवाल आते हैं। या तो इसी के तीनों पूछ लेगा आपसे, प्रॉफिट और लॉस, या तो पॉलिटिकल के पूछ सकता है और या तो आपसे कल्चरल के पूछ सकता है, ठीक है, और या तो तीनों के साथ में पूछ सकता है। वो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हम देखेंगे भारत और वैश्वीकरण को। तो देखिए भारत और वैश्वीकरण जो है ये स्टार्टिंग से इसमें बहुत सारे फेजेस आए।
अगर स्टार्टिंग वाले फेज की बात करें, अर्ली फेज का मतलब यह है कि जब हम आजाद नहीं हुए थे उससे पहले हमारे देश पर ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट था या नहीं था वो देखना है। तो स्टार्टिंग में तो था भाई, जब आपका देश आजाद नहीं हुआ तो वो हम गुलाम थे और किसके अंडर में थे? ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन क्या करता कि यहाँ का रॉ मटेरियल ले जा करके दूसरे देशों में भेजता रॉ मटेरियल और उसको फाइन गुड्स बना करके हमारे पास वापस लेकर के आता। इससे क्या हुआ कि हम उनके ऊपर ही डिपेंड हो गए कपड़े वगैरह के लिए, ठीक है। और इससे काफी ज्यादा हमारा घाटा हुआ कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल तो जाता और बाद में वहां पर बढ़िया सामान बन करके देश में आता, फिर हम उसी को खरीदते और इसकी वजह से डिपेंडेंसी बढ़ गई एक तरीके से उन देशों पर। इससे क्या हुआ कि हम अपने देश में ऐसी चीजें नहीं बना पाए जो रॉ मटेरियल को फाइन गुड्स में तब्दील कर पाए। तो ये हो गया आपका अर्ली फेज। पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज की बात करूं मैं, यानी कि देश के आजाद होने के बाद, तो भारत ने सेल्फ रिलायंस को अपनाया और भारत ने ये समझिए 1947 से लेकर के 1991 तक एक नीति अपनाई जिसको बोला जाता है संरक्षणवाद। क्या बोलते हैं? संरक्षणवाद बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि देश में जो भी लोकल इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने 47 से लेकर के 91 तक बाहर की चीजों पर पूरे तरीके से रोक लगा दी कि भाई बाहर की कोई कंपनी नहीं आएगी। पहले हम चाहते हैं कि जो हमारे देश की कंपनी है वो आगे बढ़े, वरना आप खुद सोचिए एक बात कि आपका देश आजाद हुआ 47 में और आपने कोई कंपनी स्टैब्लिश करी, ठीक है। 47 में आपने बहुत सारी कंपनियां स्टैब्लिश करी और मान लीजिए सेम कंपनी कोई बाहर की है आपके देश में, तो आप खुद समझ पाएंगे कि वो जो कंपनी आई है वो तो काफी बढ़िया तरीके से आएगी क्योंकि वो विदेश की कंपनी है और उसको अच्छे से आता है चीजें बनाना। तो नॉर्मल सी बात है कि ये जो कंपनियां हैं वो पिट जाएंगी और लोग इनका सामान लेंगे। तो इसी चीज के डर से भारतीय सरकार ने क्या किया? सेल्फ रिलायंस को अपनाया 1947 से लेकर के 1991 तक। क्यों? ताकि भारत की जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उसको बचाया जा सके, ठीक है। भारत में कुछ भी बाहर का नहीं आता था, ज्यादातर हम जो थे अपनी ही इंडस्ट्री पर काम करते थे, अपने यहाँ के जो भी रॉ मटेरियल्स थे उनको फाइन गुड्स बनाने में ध्यान लगाते थे। खैर, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला टाइम क्या हो गया भाई? 47 से 91 तक का टाइम। अब बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म कब है। तो 1991 में ही इकोनॉमिक रिफॉर्म आए और इसमें हमने पहली बार 3 चीजों को वैसे इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। देखिए यहां पर 2 वर्ड आ गए ना, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब यहां पर क्या हुआ कि जब हमने लिबरलाइजेशन को अपनाया, तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जब आप उदारवाद की नीति को अपनाते हो। उदारवाद की नीति का मतलब होता है कि थोड़े से आप आसान हो जाना उन चीजों को लेकर के, आपका जो रवैया है वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाना ताकि देश के जो बाहर के कंपनी वगैरह है वो आपके देश में आए और व्यापार कर सके। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो हमारा रवैया था लिबरलाइजेशन को लेकर के वो काफी ज्यादा कठोर था। हम नहीं चाहते थे कि बाहर की जो इंडस्ट्रीज है वो भारत में आकर के उद्योग वगैरह लगाए। तो हमने एक तरीके से अपने आप को लिबरलाइज किया। कब? 1991 के बाद, ओके। और इसमें कुछ की रिफॉर्म्स किए जैसे कि यहाँ पर डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, दूसरा रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स और तीसरा हुआ है भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये 3 चीजें करी एक तरीके से 1991 में जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था ताकि जो हमारा देश है वो दूसरी दुनिया से जुड़ सके और हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ सके। अब बात करते हैं कि जब हमने ये रिफॉर्म अपना लिया तो इसका इंपैक्ट कैसा पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। इसमें एक्सपोर्ट का मतलब जब हमने अपने देश की चीजों को बाहर भेजना स्टार्ट किया, हमारे देश में भी चीजें आई बट हमने बाहर भेजना भी स्टार्ट किया। और सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा सेक्टर है आपका? आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर मतलब इसमें कुछ कंपनियां हैं, ये रही टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और एक हो जाएगा इन्फोसिस। ये जो 2 कंपनियां आप देख रहे हैं इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? टीसीएस। ये तो समझिए कि बहुत सारे देशों में अपना मतलब संगठन बना चुकी है बहुत अच्छा वाला, और बहुत सारे जो देश हैं इससे अपना हेल्प लेते हैं उन देश की बैंकिंग व्यवस्था को चलाने में, स्कूल चलाने में, और जो भी सिस्टम होता है ना सॉफ्टवेयर वगैरह वाला वो टीसीएस करती है एक तरीके से। तो ये सब जो कंपनी है आईटी सेक्टर में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ी 1991 के बाद। कल्चर इन्फ्लुएंस क्या देखने को मिला? तो वही है ग्लोबल कल्चर आया, आपके यहाँ पर वेस्टर्न फूड आए, क्लोथ आए और मीडिया तक आ गई। मीडिया में आप समझ लीजिए एक तरीके से फेसबुक, और फेसबुक तो वैसे बाद में बना था बट समझिए मीडिया एक तरीके से। अगला आपका है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है? अपरोध।
जब ये सब चीजें हुई तो बहुत सारे ग्रुप ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि भाई हमने जब से ग्लोबलाइजेशन को अपनाया ना, हमारा धंधा थोड़ा सा पिट गया है। क्यों? क्योंकि बाहर की कंपनी आ गई है। तो बहुत सारे संगठनों ने क्या किया, इस चीज को लेकर के विरोध भी जाहिर किया। खैर, तो ये था आपका इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि इंडिया का अर्ली फेज, पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंपैक्ट ऑन ट्रेड, कल्चर इन्फ्लुएंस, ये कैसे एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रभावित हुए। चलिए अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं टॉपिक। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखिए कि हाउ ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट इंडिया, यानी कि वैश्वीकरण ने, यानी कि दूसरे देशों ने भारत को कैसे प्रभावित किया। और अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत ने ग्लोबलाइजेशन को कैसे प्रभावित किया। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं और ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपका, जिसमें क्या पूछता है कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया। आसान शब्दों में समझे तो आसान शब्दों में समझिए कि भारत है, भारत में जब बाहर की कंपनी आई, बाहर के देश वाले जब बंदे आए तो भारत पर क्या इंपैक्ट देखने को मिला। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा ये है कि भारत ने जब दूसरे देशों में अपना व्यापार बढ़ाया, चाहे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, तो उन देशों में क्या प्रभाव देखने को मिला, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो हाउ इंडिया इंपैक्ट ग्लोबलाइजेशन और हाउ ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट इंडिया, ये तीनों अलग अलग सवाल हैं। चलिए पहले एक को समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इंडिया को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अगर इकोनॉमिक रूप में देखें तो भारत में वही ट्रेड हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई और बहुत सारी जॉब्स बढ़ी। यानी कि जब दूसरे देशों ने भारत में आई एक तरीके से, ठीक है, वैश्वीकरण का प्रभाव हम कहां देख रहे हैं, भारत के ऊपर देख रहे हैं। तो सबसे पहला फायदा क्या हुआ कि भारत का बहुत ज्यादा ट्रेड बढ़ गया, भारत में बहुत सारा बाहर का पैसा आया। और तीसरा क्या हुआ, भारत में बहुत सारी जॉब्स बनी। कैसे? क्योंकि भारत, नॉर्मल सी बात है, जब बाहर की कंपनी आएगी तो उनको बंदे तो चाहिए ना काम करने के लिए, थोड़ी कि सभी बंदों को वो लेकर के आएगी, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए अगला कल्चरल रूप में देखें तो भाई हमारा कल्चर एक्सचेंज हुआ और हम काफी क्या हुए, हम काफी ज्यादा एक तरीके से आधुनिक हुए, हम मॉडर्नाइज हुए। तो ये एक इंपैक्ट है इंडिया पर जो पड़ा। पॉलिटिकल रूप में देखें तो हमने कब अपनाया था लिबरलाइजेशन, 1991 में एक तरीके से। तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल इंपैक्ट है आपका, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आपने इस चीज को अपनाया। दूसरा कि भारत जो है आज के टाइम पर क्या है, दूसरे देशों में अपना प्रभाव जमाता है। एक तरीके से अभी भारत में सम्मेलन हुआ था, G20 वाला सम्मेलन, आप सभी को पता है। अब ये G20 सम्मेलन क्या है भाई, ये भी वही है आपका पॉलिटिकल ही तो रूप है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब सभी देश आपस में मिले तो उन्होंने अपना संगठन बनाया और इंडिया इतना पावरफुल कि उसने G20 की अध्यक्षता करी। हालांकि G20 की जो अध्यक्षता है हर देश को मिलती है, लेकिन ये क्यों हो पा रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस की वजह से ही हो पा रहा है कि सभी देशों को बराबर बराबर मौका मिल रहा है और जो देश हैं वो मिल करके उन चीजों को सॉल्व कर रहे हैं जो सबके लिए क्या है, खतरनाक है या फिर उनसे उनको दिक्कत वगैरह है। खैर, नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा भाई, तो हमारा जो कल्चर था वो खत्म हो गया, हमारा देश जो था पूरे तरीके से क्या हो गया, वेस्टर्नाइज हो गया। और जो भारत है उसके ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ गई। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी मतलब जब देश में कोई बाहर की कंपनी आकर के पूरे तरीके से आपको घेर ले। अब आप सोचिए कौन सी कंपनी ने पूरे तरीके से घेरा हुआ है, तो आपके सामने एक है जिस पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो है यूट्यूब। खुद ही सोचिए यूट्यूब को कितने लोग यूज करते हैं भारत के, है ना। दूसरा क्या आपका व्हाट्सएप, ठीक है, इंस्टाग्राम, ये जो 3 चीजें आप देख रहे हैं, सोचिए कि हम इसके लिए कितने ज्यादा दूसरे के ऊपर डिपेंड है। वही आप चाइना को देखिए, चाइना ने तो इन सब चीजों के अगेंस्ट में अपनी चीजें बना रखी हैं। चाइना जो है इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं रहता, उसने ऐसी चीजों की व्यवस्था अपने देश में खुद का यूट्यूब, खुद का गूगल, खुद का इंस्टा ऐसा बना रखा है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं, साथ में घाटे भी हैं, इसी तरीके से आप समझेंगे। चलिए अगला क्या है, अगला हमें देखना है कि भारत ने कैसे दूसरे देशों को प्रभावित किया। अभी हमने क्या देखा कि दूसरे देशों ने कैसे प्रभावित किया, अब देख रहे हैं कि भारत ने कैसे एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन को या फिर दूसरे देशों को प्रभावित किया। इकोनॉमिक रूप में देखें तो भाई आईटी सेक्टर में देखें तो देखें तो हमारी जो बहुत सारी जो कंपनी है वो विदेशों में अपना जाल मतलब फैला चुकी है, वहां पर बहुत सारे जो सर्विसेज है वो इन्हीं के अंडर में होता है। इसके अलावा जो भारत है वो फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है, मतलब कंपनी नहीं सॉरी, मतलब दवाइयों से जुड़ी हुई चीजें हैं ये, उसके लिए मतलब भारत जो है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि भारत में बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं। ठीक है, और ये दवाइयां कहां जा रही हैं, बाहर विदेशों में जा रही हैं। तो इसमें हमारा काफी ज्यादा वर्चस्व देखा जाता है। कल्चर रूप में देखें तो हमारा जो एक तरीके से मान लीजिए बॉलीवुड है, इसके गाने कितने ज्यादा हिट हैं।
आपको SRK के बारे में पता ही होगा, शाहरुख खान, इनकी फिल्में दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है, आमिर खान की फिल्में देखी जाती हैं, और इस तरीके से हमारा जो कल्चर है वो दूसरे देशों तक पहुंच रहा है। योगा का जो अगर देखें निर्माण या फिर इसका हम वो देखें कि कहाँ पर ये शुरू हुआ, तो वो भारत में ही हुआ, और आज के टाइम पर कहाँ है, पूरे के पूरे विश्व में है, ठीक है। और इसके अलावा इंडियन कुजीन्स मतलब भोजन, व्यंजन, भारत का जो भोजन है, आपको भारत जैसा भोजन दूसरे देशों में कहीं नहीं मिलेगा, और इसीलिए भारतीय व्यंजन जो है पूरे दुनिया में एक तरीके से धाक जमा रहे हैं, और वहां पर इन भोजनों को काफी ज्यादा मतलब पसंद किया जा रहा है। तो ये सब क्या है आपके, ये आपका कल्चरल इफेक्ट है जो कि इंडिया ने दूसरे देशों पर डाला। पॉलिटिकल रूप में देखें तो लीडरशिप क्वालिटी आई है इसके पास, जैसे कि अभी मैंने आपको कौन सा बताया, G20 का बताया, तो लीडरशिप क्वालिटी आई। इसके अलावा भारत जो आपका है वो क्या करता है, वो सभी देशों को आपस में जोड़ करके रखता है। यहां पर एक ऑप्शन सॉरी और है एग्जांपल, वो है आपका ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और ये है आपका साउथ अफ्रीका। अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक संगठन है, इस संगठन में इंडिया भी है, इसमें आपको अमेरिका देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको अमेरिका देखने को नहीं मिलेगा जो कि सबसे बड़ी पावर है, इसमें रशिया है और चाइना है, और इसके साथ कौन है, इंडिया है आपका, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये पॉलिटिकल इफेक्ट एक तरीके से कि भारत ने क्या किया, पॉलिटिकल रूप में देखा तो काफी ज्यादा अपना वर्चस्व को दूसरे देशों पर बनाया है, और वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। खैर ये चैप्टर हमारा इतना ही था, आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए उन क्वेश्चंस की जो पिछले टर्म में आ चुके हैं, और इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से आसपास कई क्वेश्चन बनेंगे जो आपके इस टर्म में भी आ सकते हैं, जो कि 2024-25 में देखने को मिलेगा आपको। चलिए देखिए यहां पर जो पहला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को लेकर के कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो ग्लोबलाइजेशन जो आपका है वो क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन जो आपका है वो ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना, क्योंकि वो केवल वेस्टर्नाइजेशन थोड़ी है, खाली वो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है, और ना ही वो खाली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है, वो हर एक चीज के लिए है। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन क्या है आपका, एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है, यानी कि एक बहुआयामी क्या है, परिघटना या फिर घटना भी आप कह सकते हो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है आपका हाँ अगला क्वेश्चन है आपका कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग, जो ग्लोबलाइजेशन है इसकी वजह से जो आपका कल्चर है वो कैसा बन रहा है, क्या मोर ट्रांसपेरेंट बन रहा है, या मोर डिस्टिंक्टिव, या फिर मोर डिफरेंट, या फिर मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आज के टाइम पर जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से सभी लोगों का जो कल्चर है वो काफी डिस्टिंक्टिव तो बना ही है, साथ में वो बहुत ज्यादा डिफरेंट भी बना है। ओके चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है भाई आपका, अगला सवाल है आपका कि ग्लोबलाइजेशन हैज डैश डायमेंशन। तो ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन से डायमेंशन है, क्या सोशल और इकोनॉमिक है, नहीं, तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक वो भी नहीं है, तो पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक, हाँ बिल्कुल यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था कि ग्लोबलाइजेशन के 3 इंपैक्ट देखे जाते हैं, तो इकोनॉमिक रूप में, एक पॉलिटिकल रूप में, और एक आपका कल्चरल रूप में। तो यहां पर कौन कौन सा हो गया, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। सोशल को ही आप कल्चर समझें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ऐसी कौन सा इसमें से कारक है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। तो इसका जो आंसर है आपका वो है कि जब पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी आ गई, क्या आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो इसकी वजह से जो वैश्वीकरण है बहुत ही बड़े स्तर पर, बहुत ही ज्यादा स्तर पर एक तरीके से देखने को मिला, बहुत ही बड़े स्तर पर बढ़ा। जैसे कि मान लीजिए टेक्नोलॉजी के आने की वजह से आपके पास इंटरनेट आया, यूट्यूब आया, उस यूट्यूब के जरिए आप देश विदेश के लोगों को देख पाते हैं, उनके यहाँ पर क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, क्या खा रहे हैं, किस प्रकार के त्योहार मना रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से तो हुई, और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि मेंशन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें आप कोई से भी 2 फायदे लिख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के, या तो पॉलिटिकल के लिख दीजिए, या तो इकोनॉमिक के लिख दीजिए, या फिर कल्चर के लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी 2 पॉलिटिकल कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये भी मैंने आपको समझा ही दिया था कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंस कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आप 2 पॉजिटिव वाले लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका कि द मेन एजेंडा ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम इज, हाँ ये क्वेश्चन देखिए आप, तो यहां पर एक वर्ड आया वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसको बोलते हैं WSF। मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना उसका बहुत जगहों पर क्या हुआ था, विरोध भी हुआ था, ठीक है, बहुत सारे देशों में भी हुआ था। तो इसी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, क्या बनाया गया भाई, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक मंच बनाया गया, जिसमें क्या है, जिस मंच पर सभी देश आ सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं भाई, वैश्वीकरण की आलोचना कर सकते हैं, वैश्वीकरण से जुड़े हुए जो भी दिक्कतें हैं उनको वो वहां पर रख सकते हैं ताकि उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन किया जाए। तो ये WSF वर्ल्ड सोशल फोरम। अब यहां क्वेश्चन पे आ जाइए, तो द मेन एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम, तो इसका मेन एजेंडा क्या है भाई, कि ऑपोजिशन टू नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये सेम वही क्वेश्चन आ गया कि ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ा, तो एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, यहां पर टेक्नोलॉजी ही आपको टिक करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज रीकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरा है एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंप्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड गिव योर ओपिनियन इफ इट इज वाज फेवरेबल फॉर द डेवलपिंग नेशन। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि जो आपका ग्लोबलाइजेशन होता है, अगर इकोनॉमिक रूप में हम देखें तो ये क्या है, ये दूसरे देशों को गुलाम ही तो बना रहा है, क्या बना रहा है, गुलाम ही बना रहा है। यही सवाल यहां पर पूछ रहा है, वो रीकोलोनाइजेशन लिखा है ना यहां पर, इसका मतलब क्या है कि जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस देखा जाता है ना, इसके वजह से दूसरे देश गुलाम बन रहे हैं। गुलाम कैसे बन रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके देश में बाहर की कंपनी आई तो क्या होगा, आपकी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ वो कंपनियां राज करेंगी। दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा आप इकोनॉमिक रूप में उनके ऊपर डिपेंड हो जाओगे, आपको अपने देश में कुछ भी चाहिए तो उनसे लेना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले टाइम में वो काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसीलिए भारत क्या करता है, भारत अपनी भी चीजें बना रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल हम बाहर की चीजें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सुना होगा, वो क्या है, वो इसी चीज से टैकल करने के लिए है कि हम भाई इकोनॉमिक रूप में गुलाम ना बन जाएं, हम इकोनॉमिक रूप में पीछे ना हो जाए कि भाई बाहर की कंपनी आई, व्यापार किया और उतना ज्यादा व्यापार किया कि भाई हमारे पास मौका ही नहीं था। जैसे कि आप यूपीआई जानते होंगे, एक तरीके से यूपीआई बहुत ही कम देशों में है और इंडिया इसमें सबसे नंबर 1 है यूपीआई के मामले में। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको पावरफुल बनाती हैं, ठीक है। खैर ये चैप्टर हमारा इतना ही था जिसमें हमने इस चैप्टर को समझा। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इस क्वेश्चंस की और भी कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय। और एक और बात, इस बुक को आज हमने खत्म कर दिया है, जो कि पॉलिटिकल साइंस की बुक फर्स्ट थी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक थी। तो ऊपर में यहाँ पर आई बटन में आपको दे दूंगा उसकी प्लेलिस्ट, आप जाकर के पिछली सारी वीडियो देख लीजिए, तो ये जो बुक है आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम जो सेकेंड बुक है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।